वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। तो देख लेते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता कोई भी वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि उनका प्रयोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर कुछ गुण होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो आवश्यकता का वह गुण जो किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। प्रत्येक वस्तु उपयोगी होती है और उसी उपयोगिता का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार और किस तरह जो उपभोक्ता है अपना संतुलन स्थापित करता है। एक उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में होता है। एक व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, किंतु अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में उपभोक्ता शब्द का प्रयोग संस्थाओं या व्यक्तियों के समूह के रूप में लिया जाता है या परिवारों के रूप में लिया जाता है। जब हम बात करें कि उपभोक्ता व्यवहार किस तरह करता है ताकि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो जो उपभोक्ता है वो एक विवेकशील व्यक्ति होता है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय, क्योंकि हमने करा था कि जो हमारी आय होती है या हमारे जो साधन होते हैं वो हमेशा सीमित होते हैं, जबकि जो हमारी आवश्यकताएं होती है वह असीमित होती है। तो हमें सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन सी आवश्यकता को कैसे पूरा करें। सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकता को पूरा करके कैसे संतुष्टि प्राप्त करें। तो उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति है जो अपनी सीमित आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं, तो जब वो उनको संतुष्ट करता है तो उसे अपनी सीमित आय को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आगे देख लेते हैं उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वे अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। उपभोक्ता अपने व्यय से यानी कि अपने खर्च से उपयोगिता प्राप्त करता है। उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करेगा जिससे उसे वस्तुओं से मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है यानी कि संतुष्टि है वो अधिकतम मिले। संक्षेप में अगर हम बोले तो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो संतुलन स्थापित करना है, यानी कि संतुलन को प्राप्त करना है। और उपभोक्ता उस समय संतुलन की सिचुएशन में होता है जब उसे अधिकतम उपयोगिता मिलती है, यानी कि जो उसकी आवश्यकता है वो संतुष्ट होती है और वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। सैमुअल्सन के शब्दों में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। सामान्यतः उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था को कहते हैं जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। यानी कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की सिचुएशन में होता है जब वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और वो अपने व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अपने व्यवहार में कोई भी चेंज करना पसंद नहीं करता जब तक परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो जाती है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर लेता है जब उसकी आय और जो मार्केट प्राइस है वो दिए हुए होते हैं। आगे हम बात करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है। तो जो कंज्यूमर की जो आय होती है उसको हम बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसके पास एक निश्चित आय है, यानी कि जितनी भी उसके पास आय है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। और ये भी कल्पना की जाती है कि जो उपभोक्ता है केवल दो वस्तुओं को ही यूज करता है, दो वस्तुओं पर ही खर्च करता है। मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास या उपभोक्ता के पास जो इनकम है वो 60 रुपये है और वो दो वस्तुओं को खरीदना चाहता है जिनमें सेब और संतरा है।
तो मान लिए दो वस्तुएं, एक सेब और संतरा है, जिनको उपभोक्ता खरीदना चाहता है और उसके पास जो इनकम है वो 60 रुपये है। फिर अब हम देखते हैं कि सेब और संतरे की जो मार्केट में प्राइस है वो कितना है। अगर सेब 2 रुपये का है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि सेब की जो कीमत है वो 2 रुपये प्रति इकाई है। प्रति इकाई का मतलब है कि जो एक सेब है वो 2 रुपये की मिलती है उपभोक्ता को, और संतरे का जो प्राइस है वो 1 रुपये है। तो इस तरह अगर उपभोक्ता अपनी सारी इनकम यानी कि 60 रुपये सेब पर खर्च करता है तो वो 30 सेब प्राप्त करता है, जिसकी वजह से संतरे की कोई भी इकाई वो प्राप्त नहीं करता है। इस तरह अगर वो सारी इनकम संतरे पर खर्च करता है तो वो 60 संतरे खरीद सकता है और सेब की जो मात्रा होगी वो 0 होगी। इस तरह उपभोक्ता को ये डिसीजन लेना होता है कि वो सेब की कितनी मात्रा को उपभोग करेगा और संतरे की कितनी मात्रा को उपभोग करेगा। तो जो बजट लाइन है यानी कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है। अगर प्राइस कम होगा तो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकेगा, क्योंकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। इसी एग्जाम्पल में अगर संतरे का जो प्राइस है वो 1 रुपये से घटकर 50 पैसे हो जाता है, तो अब वो संतरे 60 की जगह 120 खरीद सकेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो कम हो गया। सेब का मूल्य भी अगर 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाता है तो अब वो 60 सेबों को खरीद सकता है। तो इस तरह अगर सेब की जो प्राइस है वो बढ़ेगा, संतरे का प्राइस बढ़ेगा, तो उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वो घट जाएगी। आगे देख लेते हैं हम टेबल से। हमने मान लिया है कि जो उपभोक्ता की आय है वो 60 रुपये है और सेब का जो मूल्य है वो 2 रुपये है, जबकि जो संतरे की जो मूल्य है वो 1 रुपये प्रति इकाई है। तो अगर वो 60 रुपये सारे संतरों पे खर्च करता है तो वो 60 संतरे खरीद सकता है, जबकि सेब 0 होगी। अगर वो सेब की मात्रा को बढ़ाता है, 10 सेब खरीद लेता है, यानी कि 20 रुपये उसने सेब खरीदने पर लगा दिए, क्योंकि एक सेब का मूल्य 2 रुपये है, तो 10 सेब 20 रुपये की होंगी तो उसके पास 40 रुपये बचेंगे, जिससे वो संतरे खरीदता है। अगर वो सेब की मात्रा को बढ़ा देता है तो 40 रुपये उसके सेब खरीदने में लग जाएंगे, 20 रुपये बचेंगे, तो उनसे वो संतरा खरीद सकता है। अगर वो सारे पैसे सेब खरीदने में लगा दे तो वो 30 सेब खरीद सकता है और संतरे है वो 0 है। इस तरह दो वस्तुओं के बीच में वो अपनी आय का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो जो बजट लाइन है या बजट समूह है, ये दो वस्तुओं के उस समूह को बताता है जो एक कंज्यूमर है वो प्राप्त कर सकता है जब उसकी आय और जो कीमत है वो दी हुई होती है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर कंजप्शन पॉसिबिलिटी, कि वो कौन कौन सी वस्तुओं को खरीद सकता है जब उसका प्राइस गिवन है। तो यही हमने एग्जांपल लिया है, नीचे सेब को शो किया है, ऊपर संतरे को। अगर वो सारी की सारी इनकम संतरे खरीदने पर लगा देता है तो वो संतरे की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है, उस पर जो सेब की जो मात्रा होगी वो 0 होगी। ऐसे ही अगर वो सारे पैसे संतरों पर सेब पर लगा देता है 30 रुपये, तो संतरे की जो वैल्यू है वो 0 होगी। इस तरह वो अलग अलग तरह से वस्तुओं को खरीद सकता है। अगर वो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को उसे कम करना पड़ेगा। तो जो बजट लाइन है उपभोक्ता की, वो दो वस्तुओं के प्राइस को दर्शाती है कि वो किस कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं सेब की मात्रा और यहाँ संतरे की। तो इस तरह वो मैक्सिमम 60 संतरे खरीद सकता है और मैक्सिमम 30 सेब खरीद सकता है। आगे है अटेंडेबल एंड नॉन अटेंडेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि प्राप्त और अप्राप्त क्या होते हैं। तो जो बजट लाइन के ऊपर जो भी हम बजट लाइन बनाते हैं, तो बजट लाइन के बाहर जो भी कोई पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है वो अप्राप्त होता है, क्योंकि कंज्यूमर उसे प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी आय इतने नहीं है कि वो इन कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सके। और अगर बजट लाइन से नीचे कोई पॉइंट है तो कंज्यूमर उन पॉइंट्स को प्राप्त कर सकता है, उसे हम प्राप्त सहयोग कहते हैं। बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनको भी कंज्यूमर प्राप्त कर सकता है, इसलिए जो बजट रेखा है वो एक सीमा निर्धारित कर देती है। बजट लाइन के बाहर जो भी पॉइंट है वो नॉन फीजेबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, और बजट लाइन के जो अंदर है वो फीजेबल है, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं और अटेनेबल है।
तो इस तरह जो उपभोक्ता की पहुंच के अंदर पॉइंट है उन्हें हम अटेंडेबल बोलते हैं, प्राप्य बोलते हैं, और जिनको उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता वो नॉन अटेंडेबल होते हैं। उपभोक्ता केवल उन सहयोगों को खरीदने में सक्षम है जो या तो कीमत रेखा पर होते हैं या कीमत रेखा के भीतर होते हैं, तो इसे हम संभाव्य या प्राप्य पॉइंट कहते हैं। उपभोक्ता उन सहयोगों को खरीदने की क्षमता नहीं रखता जो बजट लाइन रेखा या बजट रेखा की सीमा से बाहर होते हैं। इस क्षेत्र को हम असंभाव्य क्षेत्र या अप्राप्य, नॉन फीजेबल या नॉन अटेंडेबल रीजन कहते हैं। आगे है प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। सेब और संतरों के विभिन्न सहयोग कि कंज्यूमर कौन से कॉम्बिनेशन को प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेफरेंस जो डिफाइन करती है वो दर्शाती है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, जबकि जो बजट लाइन में जो समूह है वो ये दर्शाता है कि उपभोक्ता कौन सा सहयोग प्राप्त कर सकता है। यहाँ कंज्यूमर प्रेफरेंस के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। ए कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता चाहता है कि उसको 1 सेब मिले और 10 संतरे मिले। तो बी कॉम्बिनेशन है उस सेब की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, 2 करना चाहता है, उसके लिए वो 7 संतरों का त्याग करता है। सी कॉम्बिनेशन पर वो 3 सेबों को प्राप्त करना चाहता है और 5 संतरों से। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है उन पर जो संतुष्टि का स्तर है वो समान है, यानी कि कॉम्बिनेशन ए प्राप्त करे उपभोक्ता या बी या सी, तो तीनों से उसे संतुष्टि समान मिलती है। ये सहयोग उपभोक्ता के ABCD उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। ये उपभोक्ता की पसंद को दिखाते हैं, यानी कि ए से प्राप्त जो संतुष्टि स्तर है वो बी से प्राप्त संतुष्टि स्तर बराबर होते हैं। इसी प्रकार वो भी बराबर होता है सी से। इसी प्रकार कोई भी कॉम्बिनेशन जो उपभोक्ता प्राप्त करता है उनसे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त होता है कंज्यूमर को। और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन उपभोक्ता प्राप्त करता है तो उसे तटस्थ समूह कहते हैं। इंडिफरेंस यह 2 वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है, इसलिए इन संयोगों के बीच में तटस्थ है। जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं के संयोगों को इस प्रकार प्राप्त करता है कि उसकी जो संतुष्टि है वो समान रहे, तो उसे तटस्थ समूह कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व या उदासीन, उसमें जो उपभोक्ता है वो तटस्थ होता है। तटस्थ it is the set of a combination of 2 commodity which offer a consumer the same level of satisfaction so that he is indifferent between these combination। आगे है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है मार्जिन यूटिलिटी वो घटनी शुरू हो जाती है, उसे ही हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती सीमांत उपयोगिता पर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली जो खुशी है यानी कि मार्जिन यूटिलिटी है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही अगर हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हम दूसरी वस्तु की जो वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में जो हमने पहली वस्तु का त्याग करा है तो उसकी जो इच्छा है वो गहनता बढ़ जाती है। तो हमेशा हम पहली वस्तु का जो त्याग है वो कम करना चाहेंगे और दूसरी वस्तु को ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे। तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, उस दर को ही हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस दर पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए यानी कि अगली इकाई के लिए त्याग करेगा वह दर कम होती चली जाएगी। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती है। जिस दर पर वह वस्तु y का x वस्तु यानी कि मान लो 2 वस्तुएं हैं x और y, तो x वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगली यूनिट x की मात्रा को बढ़ाएगा तो y वस्तु की उसे ज़्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि वो प्रवृत्ति लगातार चले, क्योंकि वो x वस्तु की मात्रा को ज़्यादा प्राप्त करना चाहेगा,
क्योंकि उससे मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा कम होता जाता है। तो वो वाई वस्तु की कम मात्रा को त्याग करना शुरू करता है। तो वस्तु टू का वस्तु ए के लिए जो प्रत्येक अगली इकाई के लिए त्याग करता है वह दर कम होती चली जाती है। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती रहती है। इसे ह्रासमान या घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी कि हमेशा हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग कर रहे हैं वो घटती दर से करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सेब और संतरे के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जब हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था उस पर जो सेब की मात्रा थी वो 1 इकाई थी और संतरे की 10। तो जैसे उसने सेब की मात्रा को बढ़ाया, एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग किया, तो उसने 3 संतरों का त्याग करा। क्योंकि पहले वो 10 संतरे खरीद रहा था, वो 7 संतरे खरीद रहा है, तो 1 इकाई का बढ़ाने के लिए उसने 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। आगे जब वो 2 से 3 तक पहुंचता है तो वो 7 से 5 की तरफ यानी कि 2 इकाइयों का त्याग करता है। पहले में उसने 3 इकाइयों का त्याग किया था, नेक्स्ट में वो 2 इकाइयों का त्याग कर रहा है। अगर हम फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन डी पर 3 से 4 यानी कि एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग करने से वो सिर्फ 1 इकाई का ही त्याग करता है। तो इसे जो त्याग है वो लगातार कम हो रहा है। इसे ही हम घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं या ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। आगे है इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता वक्र, जिसको उदासीन वक्र भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो वस्तुओं के उन निश्चित या विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो समान रहती है। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है जब उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं। जो इंडिफरेंस कर्व होता है यानी कि आईसी वक्र होता है वो OX के कन्वेक्स होता है यानी कि उन्नतोदर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो अभी हमने करा था मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो घटती जाती है। जैसे ही हम X वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, 1 से 2 इकाई करते हैं, तो हर बार जो हम त्याग करते हैं वो पहले से कम करते हैं। पहले जब 1 इकाई का से हम 2 की इकाई की तरफ जा रहे हैं यानी कि 1 इकाई का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम 10 से 7 3 इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम 2 से 3 पर पहुंचते हैं तो हम 7 से 5 इकाई यानी कि 2 इकाइयों का त्याग हम कर रहे हैं। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है यानी कि उन्नतोदर होता है मूल बिंदु के, और ये लेफ़्ट टू राइट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं जैसे एग्जाम्पल में सेब और संतरे के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से जो संतुष्टि मिलती है वो समान मिलती है। प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। आगे है तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, पहली विशेषता की जो तटस्थता वक्र है, अधिमान वक्र है या उदासीन वक्र है, वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है यानी कि नेगेटिव स्लोप का होता है। अभी हमने करा था नेगेटिव स्लोप यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है और बाएं से दाएं की तरफ होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज, तटस्थता वक्र जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये अभी हमने करा था कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, और उन्नतोदर होने का जो रीजन होता है वो मार्जिन रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो घटती हुई होती है। एक तटस्थता वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। इसका कारण होता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर का घटना। आगे है तटस्थता वक्र कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती, ना वो OX को टच करता है और ना ही OY को। तटस्थता वक्र ना तो OX को टच करता है और ना ही OY को। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं छूती या काटती है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो तटस्थता वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकते हैं इंडिफरेंस कर्व, लेकिन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, ना ही काटते हैं, ना ही छूते हैं।
प्रत्येक तटस्थता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ना ही छूते हैं। ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उतना ही अधिक होगा। यानी कि IC जो 2 वक्र है वो IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को देगा। IC2 वक्र है वो इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा, और जो IC1 है वो IC वक्र से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। IC वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही खुशी उपभोक्ता को मिलेगी। तटस्थता मानचित्र यानी कि बहुत सारे जो इंडिफरेंस कर्व है जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो तटस्थता मानचित्र कहलाते हैं। तटस्थता मानचित्र में एक ऊंची तटस्थता वक्र निचली तटस्थता वक्र पर सहयोगी की तुलना में उन सहयोगों को प्रकट करता है जिससे उसे संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। यानी कि जो ऊंचा IC वक्र है, तटस्थता वक्र है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तटस्थता वक्र है ना तो OX को टच करता है और ना ही OY को टच करता है, अभी हमने किया था। इंडिफरेंस कर्व टच नाइदर X एक्सिस नोर Y एक्सिस, ना तो कभी X एक्सिस को टच करता है और ना ही OY एक्सिस को। तटस्थता वक्र की जो मान्यता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है, इसलिए तटस्थता वक्र न तो OX को टच करता है और न ही OY को। आगे है तटस्थता मानचित्र क्या है। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों के समूह को व्यक्त करता है। एक तटस्थता वक्र जो दूसरे तटस्थता वक्र के बाईं या दाईं ओर या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो जो वक्र दाईं तरफ होगा यानी कि ऊपर की तरफ होगा वो उच्च स्तर को शो करेगा। जो वक्र बाईं तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, वो निचले स्तर को शो करेगा। बाईं तरफ वक्र अगर दाईं तरफ है तो वो उच्च सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा। यानी कि जो IC वक्र है जितना ऊपर होगा उतनी ही सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। आगे है उपभोक्ता संतुलन। IC वक्र और बजट लाइन के माध्यम से जो उपभोक्ता है वो किस तरह अपने संतुलन को प्राप्त करता है। इंडिफरेंस कर्व की मदद से और बजट लाइन की मदद से उपभोक्ता कैसे संतुलन प्राप्त करता है। उपभोक्ता का संतुलन स्तर उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें वह अपनी निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसका कुल तुष्टि यानी कि संतुष्टि स्तर अधिकतम हो। उपभोक्ता इक्विलिब्रियम की सिचुएशन उस पॉइंट पर होती है जहां उपभोक्ता की बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हों, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो जो बजट लाइन है उसकी स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट क्यू शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेयर जितनी वो पे करना चाहता है इस पॉइंट पर और जितनी वो प्राप्त करना चाहता है दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर की प्राथमिकता को बताता है कि वो किन वस्तुओं के कौन से सहयोग को प्राप्त करना चाहता है, जबकि जो बजट लाइन है वो दर्शाते हैं कि उपभोक्ता किन वस्तुओं के सहयोगों को प्राप्त कर सकता है। तब दोनों सहयोग अगर मिल जाते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। क्यू पॉइंट पर जहां बजट लाइन और IC वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं उसको हम इष्टतम उपभोग बिंदु यानी कि ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अर्थशास्त्र इस बात पर आधारित है, सामान्य मान्यता है कि जो एक विवेकशील उपभोक्ता होगा वो किसी वस्तु की अधिक मात्रा को पसंद करेगा क्योंकि उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। इसे उपभोक्ता का एक दिश अधिमान कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कई बार एक नंबर में आ जाता है। ये बताता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता सदा किसी वस्तु की अधिक मात्रा को वरीयता देता है या पसंद करता है क्योंकि उसे संतुष्टि उस स्तर की पर मिलती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा खरीदेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हमने देखा उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, बजट लाइन क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो हमने कंप्लीट चैप्टर को करा है क्लास 12th इकोनॉमिक्स उपभोक्ता व्यवहार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।